हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा गीत लर्निंग पॉइंट पे। तो फिर कैसे हैं आप सब और स्टडीज कैसी चली आप सबकी? बताओ मुझे कैसी चली स्टडीज। तो आज है मंडे और मंडे को हम करने वाले हैं अपने वीक का क्या स्वागत, ठीक है। और विद फुल मोटिवेशन के साथ पूरा वीक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बताओ पढ़ोगे पूरे वीक अच्छे से कि नहीं? तो देखो आज मंडे है तो मंडे को कौन से 2 दिन कौन सी क्लासेस मिलेंगी आपको? कौन कौन सी मिलेगी? केमिस्ट्री की, है ना। पहले 2 दिन क्या होती है? केमिस्ट्री की। वीक के फर्स्ट 2 डेज, ठीक है, केमिस्ट्री मिलती है आपको। तो केमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से, क्या क्या पढ़ा था जल्दी से बताओ, सोचो जल्दी से। तो मैं एक तरह से आपको दोबारा क्या कर देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ आपका। तो हमने क्या पढ़ा था? मैटर के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको बता दिया था मैटर क्या होता है, जो स्पेस घेरता है और उसका क्या होता है, कुछ मास होता है, उसको मैटर बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि मैटर को 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है, केमिकल होती है। फिजिकल में 3 आते हैं, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। और उसके बाद जो केमिकल होती है उसमें 2 आते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं आपके? 2 टाइप के, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? जो क्या होता है सबसे बेसिक चीज है, उससे डिवाइड ही नहीं कर सकते, वो सबसे बेसिक जो मतलब लास्ट चीज है जो क्या करती है नेचर में पाई जाती है। उसके बाद जो दूसरा था आपका क्या? कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? जब 2 से 2 ज्यादा एलिमेंट मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। उसके बाद मिक्सचर के बारे में बताया था। तो मिक्सचर क्या होता है? 2 टाइप के होते हैं, एक होता है होमो, ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या था? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम, जिसकी कंपोजिशन क्या होगी? यूनिफॉर्म, पूरी की पूरी, ठीक है। और हिट्रो क्या था? अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज की थी, है ना। उसके बाद हमने क्या किए थे? लॉज किए थे। तो कौन कौन से लॉ किए थे? 5 लॉज किए थे हमने, ठीक है। फर्स्ट क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास कभी ना क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉय होता है, वो हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। और ये लॉ किसने दिया था? किसने दिया था? तो जल्द से किसने दिया था? याद है कि नहीं याद है? ठीक है, तो किसने दिया था? ये एंटनी लेविजियर ने, ठीक है, लेविजियर। तो उसके बाद जो दूसरा था आपका क्या था? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि निश्चित, डेफिनेट बताया था ना, निश्चित, वो किसने दिया था? जोसेफ प्रोस्ट, ठीक है, जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। उसमें क्या कहा जाता था कि कोई भी चीज आप कहीं से भी लेके आ जाओ, वो क्या मिलेगी आपको? सेम ही रेशो में मिलेगा। किस में मिलेगा? सेम रेशो में मिलेगा, कहीं से भी उठा के ले आओगे जाए, वेट के सेम रेशो में। उसके बाद जो थर्ड लॉ था, तो कौन सा था आपका थर्ड लॉ? थर्ड था आपका गे लुसेक लॉ। और उसने क्या कहा था कि जब भी आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखते हो तो जो गैसेस मिलती है वो सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम मिलती है, ठीक है। ये था आपका कौन सा? थर्ड लॉ। और उसके बाद कौन था? अवगैद्रो लॉ। वो किसने दिया था? मैथियो अवगैद्रो ने वो लॉ दिया था, अवगैद्रो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या कर दो? कांस्टेंट कर दो, और साथ में उनका वॉल्यूम भी कांस्टेंट कर दो, तो जो उनके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। जैसे इसमें 5 है तो इसमें 5 होंगे अगर उनका वॉल्यूम सेम कर दिया, ठीक है। अगर एक 2 लीटर लिया है, दूसरा भी 2 लीटर लिया है, तो उनके जो वॉल्यूम होंगे इसमें भी 30 होंगे, इसमें भी 30 होंगे। ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या किया था? थोड़ा फास्ट करा रही हूँ इसको, नहीं क्या रिवीजन है ये। उसके बाद क्या किया था? डाल्टन का लॉ दिया था, ठीक है, डाल्टन ने दिया था एटम के ऊपर, एटॉमिक लॉ। तो उसने क्या सबसे पहले बोला था? डाल्टन ने बताया था कि जो मैटर होता है उसमें एटम और मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और उसने बोला जो सेम एलिमेंट होते हैं ना, उसके जो एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट होता है। जैसे गोल्ड ले लिया तो गोल्ड के जो एलिमेंट एटम होंगे सारे के सारे, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके गुण सबके सब क्या होंगे? सेम। सबके गुण क्या होंगे? सेम। उसके बाद क्या था? उसके बाद बताया था उसने कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कुछ नहीं रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, ठीक है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है एटम का। तो ये हमने पढ़ लिया था ठीक है, तो इसको रिवीजन कर लेना। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो ये आगे वाला जो टॉपिक है ना वो है साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एक ए वाला और एक सिग्निफिकेंट फिगर, ये 2 टॉपिक हैं जो कि मैं आपको फिजिक्स में भी कराऊंगी। जो फिजिक्स का जो 2nd चैप्टर मैं करा रही हूँ आपको, उसमें ये दोनों टॉपिक हैं, तो मैं इसको वहीं पे ही कराऊंगी आपको एक बार, है ना, यहाँ नहीं करा रही इसलिए। और ये इजी टॉपिक है, और ऐसा इजी भी नहीं समझो, क्वेश्चन आता है इससे, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आता था, और मैं आपको बताऊंगी भी कैसा क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मैं उसको आपको फिजिक्स वाली क्लास में दूंगी, तो वहां से आप कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे आज क्या? वेराइटीज ऑफ मास। क्या पढ़ेंगे? वेराइटीज ऑफ मास, की मास कितने कितने टाइप का होता है, कितने कितने टाइप का मास होता है। तो ये देखो, पहला होता है एटॉमिक मास, ठीक है। सेकंड है आपका एवरेज एटॉमिक मास,
थर्ड है आपका मॉलिक्यूलर मास, फोर्थ है आपका फॉर्मूला मास, और नेक्स्ट है आपका मोल एंड मोलर मास। ठीक है, तो ये 5 टाइप के क्या है आपके मास है। अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे हम। तो पहला है आपका क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक नाम से पता लग रहा है, एटॉमिक, एटॉमिक मतलब एटम का मास। ठीक है, एक एटम का मास उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसके जो एक एटम का क्या होगा, मास होगा। ठीक है, वो कितने मैटर से बना है उसको भी मास बोलते हैं ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो अब ना हम सब एलिमेंट का और सभी एलिमेंट के एटम का तो हम नहीं निकाल सकते थे क्या, मास। ठीक है, पर इसलिए हमने क्या किया, हमने रेफरेंस में ले लिया। क्या ले लिया, रेफरेंस के लिए हमने क्या निकाला, कार्बन का जो एटम होता है उसका हमने क्या निकाल दिया, उसका मास हमने निकाल दिया। तो वो हमें कितना मिला, 12 AMU। यहाँ पे AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट मैं बताया था ना, जैसे क्या बोलते हैं, केजी होता है, ऐसे होते हैं। तो जो आपका एटम का जो मास होता है उसको किसमें हम मेजर करते हैं, AMU। यहाँ पे इन्होंने कोई ऐसे केजी कुजी नहीं दिया, इन्होंने सिंपल क्या लिखा, एटॉमिक, यहाँ पे एटम का ना, तो एटॉमिक मास साथ में क्या ला दी, यूनिट। तो बन के मतलब इन्होंने सिर्फ पूरा नाम ही लिख के दे दिया, एटॉमिक मास यूनिट, और शॉर्ट फॉर्म में AMU। लगा पता आपको। तो कार्बन का जो एटम है उसका कितना वेट, कितना मास होता है उसका, 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब देखो यहां से आप, ये तो आ गया क्या, कार्बन के एटम का। अब हमने निकाला है, हमने इसके रेफरेंस में निकालना है सबका, तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले 1, यहां से हमें एक एटॉमिक मास यूनिट निकालना पड़ेगा कि एक एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है। तो हमने क्या किया, ये जो 12 है, ये इधर मतलब इसको हम ऐसे लिखते ना, 12 इंटू 1 AMU, ऐसे लिख सकते ना इस 12 AMU को खोल के, 12 मल्टीप्लाई बाई 1 AMU। तो ये जो 12 है ना, ये मल्टीप्लाई में इसके नीचे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1/12। ये वाला मैं ऊपर वाला लिखा है, ठीक है, एटम। तो 12 नीचे आ गए डिवाइड में, तो 1 AMU की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई, यहाँ पे लिख ली मैंने, देखो 1 AMU, 1 एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, इसको ऐसे 1/12 लिख दो, चाहे ऐसे 12 नीचे कर दो ऐसे। ठीक है, ये मैंने यहां से लाया, देख लो फिर से समझ लो ये कैसे आया हमारे पास। ये देखो ऐसे आया था, ये जो C612 मतलब ये कार्बन के जो एटम का कितना मास आया, कितना एटॉमिक मास आया, 12। तो 12 में हमेशा हमने निकाला 1 का, तो हमने 1 को यहाँ पर रखा, जो यहाँ का 12 था ऐसे करके कर दिया, वो क्या चला गया नीचे, उधर जाके डिवाइड में चला गया। तो ऐसे आए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो क्या कर दो, ऐसे इसको आगे लिख दो 1 करके मल्टीप्लाई करके 1/12, तभी 12 नीचे डिवाइड में रहा। ठीक है, तो ये होती है आपकी किसकी वैल्यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है इतनी। अब हमने ये तो निकली 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब अपने औरों का जो कोई और जो एलिमेंट है उनके एटम का मास निकालना है इसके रेफरेंस में, तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट किसी भी एटम का हमने निकालना होगा, कोई भी और एलिमेंट है उनके एटम का, जैसे सपोज कर लो आपने ले लिया है क्या, हीलियम ले लिया आपने, लिथियम ले लिया है, कोई भी ले लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो उनके जो ऐसे आपका लिथियम का एलिमेंट है, इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे एटम होंगे। तो एक एटम का क्या निकालना है कि कितना मैटर से बना, कितना मास है उसका, वो निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, आप इसका वेट लोगे, जो एटम होगा ना, ये जो एटम होगा इसका क्या लोगे, वेट आपको दिया होगा उसको ऊपर लिखोगे और नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, इसका जो आपको वेट दिया होगा ये वाला, ठीक है, इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे आप इसके जो वेट दिया होगा आपको एक एटम का, उसको किससे डिवाइड कर दोगे, इस ऊपर वाले से डिवाइड कर दोगे। और इसको देखो ये लिखा है 1/12, C612 एटम लिख दो, चाहे एक्सेस लिख दो, ठीक है, एक ही बात आ गई, वेट ऑफ कार्बन, ये भी वेट ऑफ कार्बन ही है, ठीक है, कार्बन 12 का वेट है ये ऊपर, ये जो लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या जो ये 1/12 है, ये 12 कहाँ चला जाएगा, ये नीचे डिवाइड में था, ऐसे था ये, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा,
क्या बन जाएगा, इस वेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। तो ऐसे ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आपको निकालने को दिया किसी भी एटम, मतलब किसी भी एलिमेंट का, एटम का क्या निकालना है आपने, एटॉमिक मास यूनिट निकालना है। तो क्या करोगे, जो वेट दिया होगा उस एटम का उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से, और नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, जो आपको कार्बन का क्या दिया होगा, वेट दिया होगा, जो कार्बन का जो वेट दिया होगा उसे डिवाइड कर दोगे। तो वहां से आपका क्या निकल जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो ऐसा तो क्वेश्चन नहीं आता निकालने के लिए, तो ये आपको दिए होते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जो अगर आपके न्यूमेरिकल आते भी हैं। इस चैप्टर से कहां से क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगी आपको। इस चैप्टर से मोल पे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मोल, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर ही। तो समझ आ गया ना ये। तो यहाँ पे मैंने बनाया आपका कार्बन एलिमेंट, ये कार्बन एलिमेंट है पूरा। इसमें क्या है, कार्बन के क्या है, एटम है। तो ये कार्बन का एक एटम का कितना होगा, 12। तो दूसरे का भी 12, तीसरे का भी 12, 14, दूसरे अगले का भी 12, ये जो हमने 12 निकाला। तो सबका कितना है, 12 AMU मास होता है सभी एटम के, किसके, कार्बन के। अब औरों के कितना होगा, जो और जो आपके एलिमेंट होंगे उनके एक एटम का कितना मास होगा, कितना होगा, तो उनका कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, ठीक है, 1। एक एटम का कितना मास है, 1। वैसे ही आपका हीलियम का 4 होता है, लिथियम का 7 होता है, बेरिलियम का 9 होता है, बोरोन का 11 होता है। तो इस तरह से लिस्ट होती है, ये बुक में होगी लिस्ट, याद कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या है आपका एवरेज एटॉमिक मास, ये वाला सेकंड, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज क्या होता है, एवरेज एक चीज में तो निकलती नहीं, एवरेज कहाँ पे निकलती है, जिसकी 3-4 चीजें होंगी उनपे हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं ना एवरेज। तो एवरेज आपका कहाँ पे चलेगा, एवरेज एटॉमिक मास, जो एवरेज वाला चलेगा जहां पे क्या बनेंगे, आइसोटोप। क्या बनेंगे, आइसोटोप। तो जहां आइसोटोप्स होंगे वहां पे ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो देखो कुछ ना ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके जो एटम होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, अलग अलग आइसोटोप में पाए जाते हैं, कहाँ पे, नेचर में, है ना। तो उनका कितना एटॉमिक मास होगा, तो उनका एटॉमिक मास हम क्या करना पड़ेगा, हम सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। जैसे कार्बन आपका C12 में भी पाया जाता है, वो C13 में भी पाया जाएगा, वो C14 में भी पाया जाएगा। तो उनको अगर हम टोटल काउंट करना चाहें कार्बन का टोटल, तो कार्बन का हमें सबका प्लस करना पड़ेगा ना, C13 का भी, C14 का भी और C12 का भी, सबको साथ में लेना पड़ेगा, तभी आपका पता चलेगा पूरे कार्बन के जो एटम है उनका कितना मास है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल कार्बन का ही लिया है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आइसोटोप। तो आइसोटोप्स क्या है, जिनके क्या होते हैं आपके, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर उनका मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। ये पूरा समझाऊंगी आगे, कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं आपको इसको समझाऊंगी। तो देखो जो कार्बन होता है ना वो C12 में पाया जाता है, C13 में पाया जाता है और C14 में पाया जाता है। इन 3 टाइप में पाया जाता है नेचर में। तो जो C12 वाला था ना वो सबसे ज्यादा पाया जाता है 98%, और जो C13 है वो लगभग 1%, मतलब 1.1%, मतलब 1% ही पाया जाता है पूरे नेचर में 100 में से। और ये 98 मतलब सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। और जो C14 है वो तो नेगेटिव में पाया जाता है। देखो 2 × 10 की पावर -10, तो ये क्या आया, ऐसे आएगा 2, नीचे आ जाएगा 10, तो ऐसे नीचे जो कितनी पावर 0 खुलेगी, 10 0 खुलेगी, तो ये बहुत छोटा नंबर हुआ, 0.0000 ऐसे करके, है ना। तो ये इनका, इसका एटॉमिक मास हमने निकाल दिया, कितना आया इसका एटॉमिक मास, कितना है 12, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 12। वैसे हमने इनका भी निकाल दिया, वो कितना आया 13.0035, तो हमने 13 याद रख सकते हो आप। और जो C14 आया वो कितना आया 14.0317, ठीक है। तो ऐसे तो क्वेश्चन आते नहीं है, तो आपके जो नीट वगैरह आते हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप तो बस इतना याद रखो, कई बार आ भी जाएगा तो कि कार्बन की कौन सा ऐसा आइसोटोप है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कौन है, C12 होता है, और कितनी % पाया जाता है 98%, और उसका एटॉमिक, उसके जो एटम का जो मास है वो कितना है 12 है, कितना है 12। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, अब ये तो निकला एक एक करके सबका, अब हमने सबका निकालना है, इनका सबका। तो हम क्या निकालेंगे, इनकी एवरेज, क्या निकालेंगे, एवरेज। अब देखो एवरेज कैसे निकलती है, आपने क्या करना है, 98 है, 98 को 12 में क्या कर दो, मतलब इनके जो कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं और इनका जो एटॉमिक मास है उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर सबको क्या कर दो प्लस, क्या कर दो प्लस। तो देखो ये 98 × 12, ठीक है, फिर प्लस, फिर 1.1 × 13 ये वाला, फिर प्लस, फिर ये वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। और नीचे 100 से डिवाइड करना है आपने, 100 से डिवाइड करना है,
ठीक है, 100 से डिवाइड करना है। और इस तरह से सॉल्व करके इसका आंसर कितना आ रहा है 12.001, 12.011, ठीक है, 12.011 U। अच्छा U, ये जो एटॉमिक मास यूनिट होता है ना, इसको या तो AMU बोलते हैं या तो U ही बोल देते हैं, ठीक है, U भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो आपने क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ ये MU है और यहाँ भी U लिख दिया है, तो एक ही बात है। वो कई जगह एटॉमिक मास यूनिट लिखा है और कई जगह केवल U लिखा होता है, तो वो भी आप क्या समझोगे कि वो यूनिट क्या लिखी है, उसकी यूनिट लिखी है, किसकी, एटम के मास की यूनिट लिखी है। तो देखो यहाँ से कितना आ गया आपका एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का निकाल रहे थे हम ना, तो कार्बन ये टोटल कार्बन कितना है इसका एवरेज एटॉमिक मास, वो आ गया कितना 12। आप मतलब यहाँ पे याद रखते 12 U के आसपास, ठीक है। अब जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपने यही यूज करना है 12, सिंपल 12। अब देखो इसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर मास। अब आप ये बताओ कि मॉलिक्यूलर मास कहाँ पे यूज हो सकता है, क्या एटम पे यूज होगा, नहीं, एटम का तो एटॉमिक मास हुआ, तो मॉलिक्यूलर मास किस पे यूज होगा, नाम से पता लग रहा है, मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूल कंपाउंड एक जैसे होते हैं, ठीक है, या तो मॉलिक्यूल या तो कंपाउंड, उनकी जगह मतलब उनके मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। वैसे कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो कैसे निकालते हैं, आपको कंपाउंड दिया होगा, जैसे एग्जांपल ये दिया आपको मीथेन CH4, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके अलग अलग से उनके क्या कर देने हैं, उनके जो एटॉमिक मास है उनको प्लस कर देना है, क्या कर देना है, प्लस। मैं बताती हूँ कैसे किया है। जैसे कार्बन का कितना निकाला अभी हमने, ये भी यहाँ पे देख लो, या तो ये निकाल दो 12, कितना निकाला है 12, तो कार्बन तो आ गया 12। फिर आप क्या करोगे, प्लस, क्या करोगे, प्लस। अब देखो ये हाइड्रोजन कितने पाए जा रहे हैं, 4 पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हमें पता है कि एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 4 का कितना होगा, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 हो जाएगा, है ना। तो ये प्लस करके कितना आ गया, 12 + 4 कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, आ गया ना समझ, इजी तो है। और वैसे कुछ औरों का एग्जांपल है, आप याद कर लेना और याद सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना है, तो आप 2, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो ये कितना आ जाएगा 2, इस तरह से सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का, उनको सबको प्लस करके कितना आ जाएगा ये 98। वैसे नाइट्रोजन का कितना आता है 28, और जो आपका नाइट्रोजन गैस है ठीक है N2, और ऑक्सीजन गैस को क्या बोलते हैं O2। ऑक्सीजन जो गैस होती है ना, ये 2 मॉलिक्यूल में पाई जाती है O2, और अगर एलिमेंट लोगे तो ऐसे सिंपल O में ही मिलता है, ठीक है। और जो आपका अमोनिया है उसका कितना होता है 17, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है 100। तो ये न्यूमेरिकल में आपको दिए ही होते हैं, वैसे अगर आएगा न्यूमेरिकल तो, पर आप याद भी कर सकते हैं, कहीं पे आपको निकालने को आ जाए क्वेश्चन तो इसलिए याद कर लेना इनको, या तो निकालना सीख लेना। आगे समझ की नहीं आया आपको, चलो नेक्स्ट करा देती हूँ जल्दी जल्दी से, आज इनको खत्म कर ही लेते हैं, फॉर्मूला मास और मोल एंड मोलर मास। तो क्या है फॉर्मूला मास, कि ऐसे सब्सटेंस जो कि आज का कुछ फॉर्मूला होगा तो उनका क्या है, उनका मास कितना है, उनके एटम्स का क्या मास है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपका, तो ये जो फॉर्मूला मास है ना, ये जो सॉलिड एटम होते हैं, जो सॉलिड होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, ये एप्लीकेबल होता है। तो जैसे आपके नमक हो गया NaCl, तो उसमें भी आप क्या निकालोगे, फॉर्मूला मास निकालोगे, वहां पे आप एटम का मास नहीं निकालोगे। तो आपको पता है ना क्या फॉर्मूला होता है NaCl का, मतलब नमक का NaCl होता है ना, नमक का फॉर्मूला सॉल्ट का। तो इसमें अब सिंपल क्या करोगे आप, इसका आपने फॉर्मूला मास निकालना है तो क्या करोगे, सिंपल जो इसके एक है ना, जो एक क्या होंगे, इन दोनों के जो एक एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास, इसको क्या कर देना, प्लस कर देना। तो जैसे Na का क्या है आपका 23, क्लोरीन का कितना है 35.5। तो ये आप लोग याद कर लेना, एक लिस्ट 20 तक तो कर लेना याद, जो इनके जो 20 तक क्या इनके एटॉमिक मास यूनिट जो है याद कर लेना, या तो मैं लिस्ट दे दूंगी आपको, ठीक है। 23 + 35.5 कितना आएगा प्लस करके 58.5 AMU, ठीक है, U मतलब AMU एटॉमिक मास यूनिट, कितना आ गया इसका 58.5। तो ऐसे निकाल सकते हो आप, किसी का भी आपको निकालने को दिया होगा जो फॉर्मूले से बने होते हैं, जैसे HCl का क्या आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे ना। HCl का हाइड्रोजन का कितना होता है
1 और क्लोरीन का कितना आता है 35.5, तो ये प्लस का कितना आ जाएगा ऐसे 36.5। कर लेना इसको, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट आगे है आपका एक कॉन्सेप्ट मोल और मोलर मास क्या होता है। तो देखो ये हमने क्या किया, अपने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या ले लिया, जैसे हम बोलते ना कि एक दर्जन होता है, एक दर्जन, ठीक है, एक दर्जन में कितने केले होती है 12 केले होती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया है, केलों के जो गुच्छा है हमने उसको क्या दे दिया है कि अगर 12 होंगे उसमें, तो हमने उसको क्या बोलेंगे एक डजन। तो वैसे ही अपने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, अब आपके कोई भी क्या है आपका एलिमेंट है, उसमें तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो उन्हीं पार्टिकल्स होंगे या तो एटम्स होंगे। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, हमने बोला कि इस हिस्से को हम बोलेंगे एक मोल। क्या बोलेंगे, एक मोल। और इसमें कितने एटम होंगे वो उन्होंने काउंट कर लिए, जो इस हिस्से में है ना, जैसे मैंने हिस्सा बनाया, ये आपका क्या है सोच लो, पूरा एलिमेंट है, और इस हिस्से को हमने मान लिया कि इतना हिस्सा क्या आपका मोल है। तो उस मोल के अंदर काउंट किए कितने क्या है पार्टिकल्स या कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितने निकले 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स है, 10 की पावर 23 मतलब कितने जीरो खोलोगे आप, 23 जीरो खोलोगे आगे, तो इतने ज्यादा क्या है इसके अंदर पार्टिकल्स हैं। क्या है पार्टिकल इस एक मोल के अंदर, एक मोल, ठीक है। क्योंकि हम ना ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, हम पार्टिकल्स में हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो हमने क्या कर लिया, एक बड़ा कॉन्सेप्ट दे दिया मोल। फिर मोल में हमने क्या दिया कि हाँ उसमें सारे के सारे पार्टिकल आ गए, एक मोल में इतने पार्टिकल आ गए, ठीक है। अब जो आपका क्या होगा, जो एलिमेंट होगा उसमें, तो फिर आप क्या करोगे, फिर देखोगे आप कि उसमें कितने मोल बन रहे हैं, ऐसे कितने मोल हैं, फिर उससे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व इजीली, कैलकुलेशन कम पड़ेगी। ऐसे पार्टिकल पे कैलकुलेशन करने लगोगे तो बहुत कितनी बड़ी कैलकुलेशन होगी। देखो यहाँ पे इतने तो पार्टिकल एक मोल में हुए, पर एलिमेंट में तो हजारों करोड़ों कितने क्या हो जाएंगे आपके, मतलब ये तो करोड़ों में ऐसे भी, तो कितने क्या हो जाएंगे आपके पार्टिकल्स हो जाएंगे। इसलिए हमने किस में निकाला, मोल में, कि ब्रॉडर क्या ले लेंगे हम, कॉन्सेप्ट ले लेंगे, उससे सॉल्व करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझना और सॉल्व करना, ठीक है। तो इस जो इतना बड़ा नंबर है ना, इसको क्या नाम दिया, अवगैद्रो, क्या दिया, अवगैद्रो नंबर। Na से डोनेट करते हैं आपका अवगैद्रो नंबर को, तो ये इतने नंबर को हमने क्या बोला, अवगैद्रो नंबर। आगे समझ नहीं आया। अब देखो ये भाई मोलर मास क्या है, मोलर मास कुछ नहीं, जो आपके एक मोल में, वही फिर से बना देती हूँ, जो आपके इस एक मोल में, ये जो एक मोल लिया था हमने, इस एक मोल में जितने भी क्या है पार्टिकल्स हैं, उनका क्या मास है, ये सारे के सारे कितने पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल है इसके अंदर 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हैं, इनका कितना मास है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, ठीक है, मोल का मास, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। और इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, क्या होती है, ग्राम पर मोल। और एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट में है कि जो आपकी एटॉमिक मास यूनिट होती है, मतलब जो AMU वाला मास होता है, और ये जो ग्राम पर मोल वाला मास, मतलब ये जो कौन सा वाला अवगैद्रो नंबर वाला होता है, ये सेम ही निकलता है जो एलिमेंट्स का निकाला था। तो जैसे हाइड्रोजन का निकाला तो वहां 1 निकला था, तो इसका ये वाला भी 1 ही निकलता है, ठीक है। अगर हम पार्टिकल के बेस में निकाले तब भी 1 ही निकलता है। और यहाँ तो हमने किसके रेफरेंस में निकाला था, AMU, कार्बन के रेफरेंस से हमने हाइड्रोजन का निकाला था। कैसे निकाला था, उसका जो वेट दिया होगा आइटम का, उसको डिवाइड किया किससे, कार्बन के वेट से, और यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया था। अभी तो समझाया था, लगे ना पता, बताओ समझ आ गया कि नहीं आया। आज तो मैं थोड़ा फास्ट करा रही है, ऐसा लग रहा है मुझे तो बताओ समझ आ गया ना आपको। चलो ये तो सारे के सारे मासेस तो खत्म हो गए, तो एक और टॉपिक करा देती हूँ जल्दी जल्दी से। फिर कल आपका एक टॉपिक लास्ट रहेगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स वाला, और साथ में जो आपकी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी वो सारे वो रहेगा। तो वो एक टॉपिक कल आएगा पूरा का पूरा, मतलब लेक्चर लगभग 30-40 मिनट्स का, तो वो लास्ट होगा। और उसमें देख लूंगी अगर मेरा हमारे जो प्रीवियस पेपर होंगे उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो भी मैं साथ में करा दूंगी आपको। फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये वाला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये तो सब कुछ बेसिक था, आगे अब आगे मजा आएगा आपको पढ़ने का, केमिस्ट्री को और अच्छे से जानने का। देखो आगे देखो, लिमिटिंग
लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, नाम से पता लग रहा है लिमिट, ऐसी चीजों को क्या है लिमिट कर रही है, किस चीज को बनने में क्या कर रही है, लिमिट कर रही है, रोक रही है। तो देखो आपको पता है कि कोई भी चीज कैसे बनती है, कुछ रिएक्टेंट होता है, कुछ रिएक्टेंट मतलब कुछ चीजें होती है, सबसे पहले आप लोगे तो उसके बाद क्या बनेगा आपका, कुछ प्रोडक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे आप चाय बना रही हो तो आप रिएक्टेंट क्या क्या लोगे, क्या क्या चीज लोगे आप चाय बनाने के लिए, आप क्या लोगे, दूध लोगे, आप चीनी लोगे, आप क्या लोगे चाय पत्ती लोगे, ठीक है, और जो भी आप अदरक वगैरह डालते हो वो लोगे। तो उन सबको वो सारे क्या हुए आपके रिएक्टेंट, वो सारे क्या हुए रिएक्टेंट, ठीक है, रॉ मटेरियल और रिएक्टेंट हुए। फिर इन चारों पांचों चीजों का हमने क्या किया, इनका रिएक्शन कराया, मतलब इनको मिलाया और उनको बॉइल किया, मतलब रिएक्शन हो रहा है वो, ठीक है। और रिएक्शन के बाद क्या बन गया आपका प्रोडक्ट क्या बन गया आपकी टी, चाय बन गई आपके ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया आपकी चाय। अब देखो, अब जो आपने चीजें ली ना, जो आपने रिएक्टेंट्स लिए, तो सपोज करो उसमें एक रिएक्टेंट ऐसा था जो क्या है कम मात्रा में है, क्या है कम मात्रा में, तो कम मात्रा में है तो उसी से तो डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। जैसे चाय बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एक कप, सपोज करो आपके पास चाय के लिए जो दूध है ना वो एक ही कप है, कितना है एक कप है, बाकी सारी चीजें आपके पास ठीक ठाक है, मतलब चीनी भी ठीक ठाक है, आपके पास चाय पत्ती भी ठीक ठाक है, पर जो आपका दूध है वो एक कप है। अब बताओ एक कप से चाय कितनी बन सकती है आपकी, ज्यादा से ज्यादा 2 कप बनेगी आपके, है ना। तो जो आपका दूध है, जो आपका मिल्क है, वो क्या हो गया इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि उसने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को क्या कर दिया, लिमिट कर दिया कि इतना ही बनेगा, 2 ही कप बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट जो कम मात्रा में होता है वही क्या डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितने कप बनेंगे चाय के, वही डिसाइड करेगा। चाहे आपके पास दूसरी जो चीज, चाहे आपके पास 1 केजी हो चाहे 2 केजी हो, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, पर जो कम मात्रा में है वही क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि आपका प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। तो समझ आ गया। तो इसको हम निकालते कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को, तो आपके पास न्यूमेरिकल आ जाता है इस निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है लिमिटिंग रिएजेंट, देखो LR लिखा तो मतलब ये लिखा शॉर्ट फॉर्म में लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, जो मोल्स दिए होंगे आपको क्वेश्चन में उसको किससे डिवाइड करना है, उनके स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो इनके आगे लगे होते हैं, ठीक है, जो कोफिशिएंट इनके आगे लगे होते हैं उनको क्या होते हैं स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे देखो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, अमोनिया बना है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना है, अमोनिया प्रोडक्ट बना है, और ये दोनों क्या है रिएक्टेंट। अब इन दोनों रिएक्टेंटों में देखना हमने कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब कौन कम मात्रा में वो हमने निकालना है। तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको देखो क्या दिया, मोल दे दिया दोनों के, तो मैंने क्या लगा ऊपर लिखना है मोल, तो हम दोनों का निकाल देते हैं। और इनका स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, इसका कितना है, इसके आगे कुछ लगा तो मैंने क्या लगाया 1, इसका 1 है, और इसका कितना है स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका कितना है, क्या लगा इसके आगे, हाइड्रोजन के आगे कितना लगा है 3, जो इनके आगे लगा होता है ना उसी को बोलते हैं स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसके आगे कितना लगा है 3, ये तो पता लग गया। और मोल इनके दोनों के क्या दिए 10-10 दिए, तो हमने पहले किसका लिमिटिंग रिएजेंट निकाल देते हैं, नाइट्रोजन का, कितना आ जाएगा, क्या फॉर्मूला है, मोल डिवाइड बाय उनके स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल कितने हैं 10 मोल, और कोफिशिएंट कितना है 1, तो सॉल्व करके कितना आ गया 10/1 कितना होता है 1, किसी को डिवाइड करता है तो वही तो आ जाता है, तो कितना आ गया आंसर 10, इसका तो आ गया 10, तो ये मतलब 10 मात्रा में है। अब इसका देखते हैं इसका कितना आएगा, तो इसका कितना आएगा आपका, देखो इसके कितने मोल है, इसके भी 10 है, तो क्या आ जाएगा 10, और स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 3 है ना, 3 9, तो 3.33 आ जाएगा ये। अब देखो कौन सा नंबर बड़ा है मुझे बताओ, 10 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, मतलब 3.33 बड़ा होता है, तो 10 बड़ा होता है, ये छोटा नंबर है, तो ये छोटा नंबर मतलब कम मात्रा में है, ये क्या है कम मात्रा है, और ये किसकी कम मात्रा है, ये हाइड्रोजन की है। तो इसका मतलब इस केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट जो कम मात्रा में है वो कौन है, हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनना है, जो हाइड्रोजन भाई साहब है यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे कि कितना अमोनिया बनेगा, ठीक है। पता लग गया ना कैसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना, बस जो मोल होंगे उसको किससे डिवाइड कर दो, उनके स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, और देखो कि दोनों के किसके बड़ा आ रहा है, वो तो नहीं होगा, जिसका छोटा नंबर आ रहा है वो क्या होगा स्टेंसियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, सॉरी वो ही क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा उस रिएक्शन के लिए। लगा पता आपको कि नहीं लगा, ठीक है। तो ये चैप्टर कल आपको एक और वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो ये चैप्टर इसके अच्छे से नोट्स बना लो जो मैंने आज कराया है आपको,
और अच्छे से पढ़ा करो, है ना। मैं तो यही बोलती रहती हूँ डेली, आपको अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो। पता नहीं पढ़ते हो आप सबकी नहीं पढ़ते हो, मुझे फीडबैक तो मिलता ही है, 2-3 लोगों का मिलता है बस। तो पढ़ा करो डेली, है ना। और फिर मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखिए। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो क्या करिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, लाइक भी और कमेंट भी। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए ना, बाय।